हेलो क्लास 9। अपनी प्रश्नावली चल रही थी 14.4 जो कि सांख्यिकी की थी, जिसके अंदर हमने प्रश्न 1, 2, 3, 4 कर लिए थे। अब है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो निम्न सारणी से हमें माध्य वेतन ज्ञात करना है। ये वेतन दे रखा है। पहले इस सारणी को एक बार समझ लेते हैं कि 16 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 3,000 वेतन मिलता है, 12 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 4,000 वेतन मिलता है, 10 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 5,000 वेतन मिलता है। तो ये स्टेप से ये बता रखा है कि एक कर्मचारी ऐसा है जिसको 10,000 वेतन मिलता है। अब इसमें सबसे पहले इस सारणी में हम ये पहचानेंगे कि x कौन सा है और f कौन सा है। x का मतलब हो गया कि इसमें मान कौन से हैं, और f कौन यानी कि आवृत्ति कौन सी है। बारंबारता वाला ये वाला कॉलम होगा जहां पे भी कर्मचारियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है, और भी जिसमें भी आपको ऐसा संख्या शब्द आए तो वहां पर क्या होगा, जैसे परिवारों की संख्या, वो क्या होगी, बारंबारता कहलाएगी, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। और जहां पर उनका मूल्य दे रखा होगा वो होगी एक्स। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एफ। अब यहां पर हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए ये सारणी जो बनी हुई है, क्षैतिज बनी हुई है यानी हॉरिजेंटल बनी है, इसको हम वर्टिकल बनाएंगे। तो वर्टिकल बना के हम, अब यहां पर वेतन लिखा हुआ है तो मैं खाली वेतन लिख के एक्स लिख देता हूं यहां पर। तो वेतन क्या है, तो मैं एक एक कॉलम में यहां लिख देता हूं। वेतन है 3,000, फिर है 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और है फिर 10,000। अब यहां कर्मचारियों की संख्या है तो मैं कर्मचारियों पूरा ना लिख के एफ लिख देता हूं। आपको इस सवाल से समझ में आ रहा होगा। कर्मचारी की संख्या है तो इसमें मैं यहां पर 16, 12, आप सारणी बना के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर 10, ये 8, ये 6, ये 4, ये 3 और ये 1। अब इसको हल कैसे करना है कि ये सारणी हो जाएगी, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अब इस सारणी के नीचे लिख दिया, यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है अपने पास, एन के बराबर होता है, यानी कुल टोटल। अब यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 60 आ जाएगा अपने पास। ये हो गया अपने पास 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हुआ, 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30, हासिल का 3, 3, 4, 5, 6 60 हो गए। अब यहां पर एक कॉलम अपनी तरफ से बनाना है, जो मैंने एक पहले सवाल में भी कराया था शायद, एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ का गुणा एक्स के साथ करेंगे। तो मैंने यहां पर पहले एफ क्या है, 16, 16 का गुणा किससे हो रहा है, 3,000 से। फिर क्या है 12, 12 का गुणा किससे हो रहा है, 4,000 से। फिर कितना है 10,000, सॉरी 10, 10 का गुणा किससे हो रहा है, 5,000 से। 8 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 6,000 से। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट गुणा भी करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है ना। तो 7,000 से आप डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हो। 4,000, 4 का गुणा हो रहा है 8,000 से। ये आपको केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, बाकी आप डायरेक्ट गुणा करके भी इनको लिख सकते हो। और 10,000 का गुणा, एक का गुणा 10,000 से हुआ। यानी ये वाला जो स्टेप जो मैं लिख रहा हूं बराबर का, ये आप चाहो तो सीधे लिख सकते थे, इस टाइप से आप गुणा करके नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब यहां पे गुणा करके देख लेते हैं। तो 16 का पढ़ा 3 बार पढ़े हैं, तो 16, 32, 16, 48, तो 48,000। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस टाइप से आपको लिखना है ताकि जोड़ने में कोई गलती ना हो। 12 चौक भी 48 होते हैं। ये हो गए 50,000। ये कितने हो जाएंगे, 8 45, 8 6 48, ये भी 48,000।
6 सत्ते 42,000, 8 चौक 32,000, 27,000 और यहाँ 10,000। अब ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। एक्स हमने लिख दिया पहले, ये एफ एक्स। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, सिग्मा यानी समेशन। किसको जोड़ेंगे, एफ एक्स को जोड़ेंगे। तो अब जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारे पास, देखें 3 जीरो के 3 जीरो तो यही आएंगे शुरू में, है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,05,000। अब यहां पर हम सूत्र लिखे हैं कि एक्स बार यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो सिग्मा एफ एक्स कितना है 3,05,000। कितने से भाग देना है, 60 से भाग देना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहां पर बचा 3,05 है ना, 30,500 में 6 से भाग देंगे। तो 6 से हम जब भाग देंगे 30,000, यहां पे भाग देना ध्यान रखना, गलती करते हैं बच्चे। तो 5 6 30, उतारा 5, भाग नहीं गया तो एक जीरो उतारा, तो एक जीरो यहां पे जाएगा। अब कितना जाएगा यहां पर, तो 8 बार जाएगा, 48 माइनस किया 2 आएगा, फिर ऊपर से जीरो उतारा तो 18 दिया, मतलब 6 3 18, फिर वापस 2, अब दशमलव लगेगा 3 3 3, तो यहां पर आएगा 5,083.33 रुपए, यानी प्रति कर्मचारी इतना रुपया वो कंपनी दे रही है। मतलब ये औसत सामने वाले को बताने के लिए, लेकिन हर कर्मचारी को इतना अलग अलग मिल रहे हैं रुपए। तो इस तरह से ये हमने सवाल पूरा किया। अब भाग देने में यहाँ क्या गलती करती है कि 50 उतारा और यहाँ पे थी, तो खाली कितना आएगा 583 आएगा, है ना। तो 583 रुपए आएगा, जो कि गलत हो जाता है। तो भाग देते समय आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर आपके भागफल में 0 उतारा जाता है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 आप 2 भागों में बटा हुआ है। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण आपको खुद बनाना है, सेल्फ जनरेट करना है, आपको बनाना है। तो ये कह रहा है कि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, यानी माध्य को उपयुक्त माप बताना है। तो जब माध्य को उपयुक्त माप बनाना है तो हमें तीनों चीज कौन कौन सी, आपको माध्य बराबर माध्यक बराबर बहुलक, आपको ऐसा उदाहरण अपनी तरफ से बनाना है कि तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी एक्स बार का भी आंसर बराबर हो, वो एम के बराबर हो और वही जेड हो। ऐसा आपको एक उदाहरण सोचना है। तो आप इसमें बहुत सारे सोच सकते हो, है ना। थोड़ा सा एक बार एक उदाहरण करेंगे, उसके बाद आप इनको सोचना कि कैसे क्या करें। अब जैसे मुझे है ना, मुझे 5 अंक लेने, यानी n इक्वल टू हम लेंगे 5 बहुत होते हैं, और हमें जो माध्य चाहिए वो चाहिए 8। एक्स बार का आंसर चाहिए हमें 8, एम का भी आंसर चाहिए हमें 8 और जेड का भी आंसर चाहिए 8। आप चाहें तो एन को 10 ले सकते हो और इनको कोई और भी ले सकते हो, पर ये तीनों ही मान कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। आप चाहो तो 9 ले सकते हो, आप चाहो तो 12 ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने तो 8 चुना। अब मुझे यहां पर इन दोनों का गुणा करें तो 40, यानी मुझे 5 ऐसे अंक चाहिए जिनका आंसर क्या, जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। और उसमें बीच का अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अंक क्या आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ एक काल्पनिक उदाहरण ले रहा हूं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं। तो 8 को तो मैं बीच में लिखता हूं, है ना, 8 को बीच में लिखूंगा, तो ये तो हो गया मीडियन। अब 2 अंक इधर लिखूंगा और 2 अंक इधर लिखूंगा।
तो 40 मेरे को चाहिए, तो 40 में से हमने 8 माइनस किया तो बचा हमारे पास 32। अब 32 मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, तो क्योंकि बहुलक भी मेरे को 8 चाहिए तो एक 8 तो मेरे को देना ही पड़ेगा। बाकी अब दूसरे कोई भी एक एक नंबर ले सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर मैं हम 6 ले लेता हूं, है, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूं। अब ये कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 6 26 हो गए। अब मेरे को 40 बनाने के लिए 26 में कितना जोड़ना है, वो जो 14 जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने 14 ले लिया। एक चाहो तो 6 को बड़ा कर सकते हो, है ना, पर इस टाइप से आपको जमाना है। तो ये मैंने अंक ले लिए, है ना। बाद में हम कह देंगे कि किसी परीक्षा में 20 में से अंक प्राप्त किए, 5 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। अब इनको कैसे हम हल करेंगे, ये आंकड़े हैं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। अब सबसे क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि 5 है इसलिए हम, छोटी संख्या है इसलिए हम इसको ये वाला लगा लेते हैं, बटा 5। अब यदि हम देखें तो 4 प्लस 6 10 होते हैं, 10 में 8 जोड़े 18 होते हैं, फिर 26 होते हैं और फिर 14 जोड़े तो 40 हो जाते हैं। 5 तो कितना हो गया 40, 40 में 5 से भाग दिया तो 8 आ गया। बहुलक अब देखें माध्य, माध्यक क्या होगा, m इक्वल टू विषम संख्या है, विषम प्रेक्षण है, विषम प्रेक्षण है तो कौन सा लगेगा, m इक्वल टू n प्लस 1/2 TH। 5 है तो 5 प्लस 1/2 TH, तो 6/2 TH बराबर तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा, 1 2 3 8 आ गया, m इक्वल टू 8। अब बहुलक, बहुलक क्या है, 8। क्यों है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो तीनों के हमने आंसर निकाल दिए। तो ये एक क्या है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। तो ये तीनों ही हमने आंसर लगा दिया। अब दूसरा है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। यानी हमें एक मीडियन निकालना है, उस मीडियन का आंसर और माध्य के आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, आसपास नहीं हो। जैसे एक का आंसर आ रहा है 9 और एक का आंसर आ रहा है 10, तो ये आसपास हो गए। एक का आंसर आना चाहिए 9 तो एक का आंसर आना चाहिए 20 या 30, मतलब उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक और उदाहरण लेके करते हैं और उसको भी समझते हैं। अब दूसरा सवाल करने के लिए मैंने बताया है कि एक तो माध्य होना चाहिए और एक माध्यक होना चाहिए। इन दोनों के ही आंसर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, या तो ये कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये यदि हमने मान के चला कि ये 1 है या 2 है तो आंसर ये 10 के आसपास होना चाहिए। यदि इसको हमने मान के चला ये 9 है तो ये 20 के आसपास होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में उत्तरों में दोनों में काफी गैप होना चाहिए। तो हम अब यहाँ पर मैं एक काल्पनिक उदाहरण ले लेता हूँ जिसमें 5 ही अंक लूंगा मैं। तो 5 अंक में मैं ले लेता हूँ, एक तो 8, 10, 12, 15 और 65, है ना। तो सबसे पहले इसका हम माध्य निकालते हैं। माध्य x बार क्या होगा, 5 अंक है इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 डॉट लगा के मैं प्लस x5 कर देता हूं यहाँ पर और नीचे 5 लिख देता हूं। अब इनको हमने लिख लिया, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 65/5। अब इनको जोड़ लेते हैं हम। देखो इधर से 20, 30, 45, 50 और कितने हो गए 110/5। भाग लगाया हमने, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आंसर। कितना हो गया, x बार कितना हो गया। अब माध्यक निकाल देते हैं, मीडियन। माध्यक m कितनी है, संख्या कितनी है, प्रेक्षण कितने हैं
प्रेक्षण 5 है, विषम है, तो सूत्र क्या होगा? m इक्वल टू m प्लस 1/2 वहां पद। अब 5 है तो 5 प्लस 1/2 वहां पद, तो 6/2 वहां पद, तो कितना हो गया? तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा? 1 2 3, तो m बराबर क्या हो गया? 12। अब इन दोनों में देख लो 20 का अंतर है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और भी अंक ले सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मीडियन में है, यानी कि माध्यक में आंसर कम होना चाहिए और इसमें ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों का गैप जो है हमें इस सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 14.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम दूसरी प्रश्नावली चैप्टर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।